the new episode of the day 164. आदित्य की आंखों में अभी भी वो जलता हुआ घर और आसमान में जा रही उसकी लपटें चमक रही थी। बीच में कहीं उसे पानी भी महसूस हो रहा था, जो पहले तो फायर ब्रिगेड वाला लगा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वो उसके आंसू हैं। उसकी आंखों से टिप टिप करके आंसू गिर रहे थे और वो उन्हें पोंछने या रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके लिए वो घर एक जगह से ज्यादा था। उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां वो इस दुनिया से बचकर पहुंच जाता था। जब भी उसे कोई परेशानी होती या फिर वो अपने थॉट्स में घुमा हुआ होता, तब अपने घर पहुंचने के बारे में ही सोचता था। और आज वो भी जब चल रहा है तो उसे सब कुछ खत्म होने जैसा लगने लगा। फायर ब्रिगेड और इसके गार्ड्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल था क्योंकि आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और जैसे पानी का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब आदित्य ने सोचा कि उस घर में उसकी यादों और उम्मीद के साथ साथ सामान भी था, लेकिन अपने सामान से ज्यादा उसे सर्वशक्ति के फल की चिंता थी, जो कहीं उस आग में घर के अंदर चल रहे थे। आदित्य जब बख्शी विला से निकला था तब उसने सोचा था कि इन केस जब फाइट शुरू होगी तब वो सर्वशक्ति के फलों को लेकर अपने पास रख लेगा, और फिर जब जब भी उसे एनर्जी कमजोर महसूस होगी तब वो उन्हें खाकर फिर से एनर्जी को रिफिल कर पाएगा। पर अब इस आग में वो फल सही सलामत बचे ही नहीं होंगे। वो फल आदित्य की आखिरी उम्मीद के बराबर थे, लेकिन अब जब वो उसके साथ ही नहीं थे तो आदित्य कमजोर होने पर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे ये बात सोचकर और भी बुरा लगने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वो अब बख्शी विला में फाइट करते हुए भी उन फलों को टच नहीं कर पाएगा और तब उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यही सोचकर आदित्य को अब और भी निराशा होने लगी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। लोगों और भीड़ की आवाज में उसे फोन सुनाई नहीं दिया, लेकिन वाइब्रेशन हुई तो उसने उसे निकाला और देखा कि उस पर सुशील का फोन था। वो जल्दी से भीड़ को पार करता हुआ एक कोने में आ गया जहां ज्यादा शोर नहीं था। तब उसने फोन उठाते हुए कहा, हेलो हेलो आदित्य, पहुंच गए तुम घर? सुशील ने पूछा। तब आदित्य को उसके पीछे से हंसने की आवाज आई, जिसे वो सुनते ही पहचान गया कि वो निखिल की है। उसे हंसी सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने बहुत गलत किया सुशील। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो मुझे मारते, मेरे घर को क्यों जलाया? इसकी कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे सस्ती चीजें पसंद भी नहीं है आदित्य, सुशील ने कहा। आदित्य को उसकी आवाज में अलग ही सरकाज़म समझ आ रहा था और उससे उसका गुस्से का पारा और भी चढ़ने लगा। तब वो कुछ कहता है इसके पहले ही सुशील ने कहा, देखो आदित्य, तुम आग से थोड़ा दूर रहो। एक तो इसमें तुम्हारी जान भी बचेगी और दूसरा ये कि तुम्हारा माथा ही इतना गर्म हो रहा है तो आग बढ़ने के चांसेस हैं, फिर एक और फायर ब्रिगेड मंगाना पड़ेगा। सुशील, तुम पहले ही मेरा बहुत दिमाग खराब कर चुके हो, अब फालतू की बातें मत करो। तुमने भले ही मेरे घर को जलाया, लेकिन इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। हाँ मालूम है, अब फिर से अपनी बातें शुरू मत कर देना। हमें मालूम है कि तुम कैसी बातें करते हो और उसके चक्कर में ही तुमने निखिल को निराश कर दिया था। उसे अपनी बेइज्जती सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आदित्य, और इसलिए जब उसने गौतम को निकाला तो पेट्रोल छिड़क कर तुम्हारे घर को आग लगा दी। अब जो हो गया सो हो गया आदित्य, उसको छोड़ो और ये सुनो कि मैंने तुम्हें फोन क्यों लगाया है। सुशील ने कहा, पर आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह भी पता था कि वो फोन पर से सुशील को कुछ नहीं कर सकता। तब सुशील ने कहा, ठीक है, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इस बात को बस एक ही बार बोलकर खत्म कर दूंगा। उसके बाद अगर तुमने मुझसे ये कभी पूछा तो मैं बताऊंगा ही नहीं। तो बात दरअसल ऐसी है आदित्य कि जो फाइट तुम करने वाले हो, हम उस पर सट्टा लगाने वाले हैं और हर बार तुम पर और तुम्हारे अपोनेंट पर हम पैसे लगाएंगे। फिर उसके बाद जो भी जीतेगा, प्रॉफिट काटने के बाद सारे पैसे उसके हो जाएंगे। तो हम सबको तो ये पता है कि तुम्हारा जीत पाना मुश्किल है और हम में से कोई भी तुम पर पैसे नहीं लगाएगा। इसलिए अगर तुम कहीं से पैसे अरेंज कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अगर बैटिंग की वजह से पैसे में कुछ कमी पड़ी तो फिर हमें तुम्हारे या फिर तुम्हारे किसी करीबी के बॉडी के पार्ट्स बेचकर भी पैसे निकालने पड़े तो फिर हम कतराएंगे नहीं।
तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि तुमने आज डाइवोर्स के पेपर्स पर साइन करके मृणाली को भी आजाद कर दिया है और अनुराग अब उसे कहीं भी और कभी भी ले जाकर के उसका यूज कर सकता है। तो फिर आगे तुम तुम्हारे हिसाब से ही देख लेना। उम्मीद है कि तुम फाइट के लिए तैयार रहोगे। अब तुमसे आगे से कुछ भी बात करने का मतलब नहीं है। आज जब जले हुए घर में सोकर रात गुजारो तो एक बार हमें जरूर याद करना कि तुमने किससे पंगा लिया है। सुशील इतना कहकर पहले फोन पर जोर जोर से हंसा और फिर जब आदित्य ने उसकी हंसी सुन ली तब उसने फोन काट दिया। आदित्य अभी भी उस फोन को अपने कान से नहीं हटा पाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी सुशील ने मृणाली के बारे में ऐसा बोलकर उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। वो कभी नहीं चाहता था कि मृणाली को उसकी वजह से कोई चोट आए, लेकिन आज शायद डाइवोर्स के पेपर पर जल्दी साइन करके उसने एक बार फिर से गलती कर दी। उसे फिर से गुस्सा आने लगा, अपने आप पर भी और सुशील पर भी। पर उसे यह भी पता था कि उस गुस्से का कोई भी मतलब नहीं है। पर वो वहां खड़े रहकर यही बातें सोच रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब आदित्य पलटा तो उसने देखा कि वहां पर मृणाली खड़ी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और घर से निकल रहे धुएं की वजह से थोड़ा उसका चेहरा भी काला पड़ गया था। आदित्य ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मृणाली ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और फिर वो रोने लगी। आदित्य को समझ आ गया कि वो बहुत ज्यादा दुखी है और ऐसे टाइम पर अगर आदित्य ने उसे ये बताया कि सुशील ने अभी अभी उससे क्या कहा है तो शायद मृणाली उसे सह नहीं पाएगी। इसलिए उसने अपनी बाहों को उसके आसपास करके उसे अच्छे से पकड़ लिया और फिर वो भी रोने लगा। उसकी आंखों में अपना घर और उसका काला धुआं ही चमक रहा था। आधा घंटा दोनों इधर उधर घूमते रहे और लोगों की कॉन्डोलेंस का पार्ट बनते रहे। तब फायर ब्रिगेड ने आग पर थोड़ा काबू पाकर आग को बिल्कुल शांत कर दिया था। अब धुआं कम हो गया था और बस आगे के लॉन में ही आग लगी हुई थी। आदित्य को यह देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि कुछ अब बचा नहीं है। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड ने उस लॉन की आग को भी बुझा दिया और फिर वो अपना काम करके वहां से चले गए। कुछ लोग अभी भी जले हुए घर को देख रहे थे और उसके फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। वहीं कुछ लोग वहां से जा चुके थे जिन्हें आग खत्म होने के बाद कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे करके वहां से भीड़ छट गई। तब आदित्य और मृणाली दोनों अकेले खड़े घर को देख रहे थे। घर की छत पूरे तरीके से जल चुकी थी। वहां से अभी भी पानी एक एक बूंद करके नीचे टपक रहा था और उसके अलावा दीवारों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब आदित्य ने सामने गेट के आसपास वाली खिड़की पर देखा तो सारे कांच भी टूट चुके थे और जब उसने जमीन पर लॉन की घास को देखा तो वहां भी बस कालापन ही उसे दिख रहा था। साइड में पानी की वजह से जो कीचड़ हो गया था वो उसकी तरफ ही बहकर आ रहा था। आदित्य ने मृणाली का हाथ पकड़ा और हिम्मत करके जब वो एक कदम आगे बढ़े तब छपाक की आवाज आकर उसका पांव कीचड़ में हो गया। तब भी आदित्य रुका नहीं और धीरे धीरे चलता रहा। जो मेन गेट था वो अब इस लायक नहीं बचा था कि उसे आराम से खोल दिया जाए। इसलिए आदित्य ने उस पर 2-3 बार अपने कंधे से धक्का मारा और उसे तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके थोड़े कपड़े गंदे हो गए। जब आदित्य ने अंदर देखा तो सारी चीजें जली हुई थी और उनके बीच में पानी ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत सालों बाद किसी पुराने खंडहर में आया हो। आदित्य और मृणाली धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे और पहले हॉल में गए। हॉल के अंदर पहले उन्होंने उस सोफे को देखा जिस पर वो और मृणाली बैठकर बातें करते थे या फिर आदित्य अपनी रात की नींद ही पूरी करता था। वो पूरी तरह से जल चुका था। उसका कपड़ा बाहर आ गया था और अंदर का फॉर्म ऐसा लग रहा था जैसे वो 500 या 600 साल पुराना सोफा हो। किचन के अंदर गैस की टंकी फट गई थी, जिसकी वजह से सारी प्लेट्स, बर्तन और गैस स्टोव भी जल गए थे और फ्रिज तो जैसे ब्लास्ट ही हो गया था क्योंकि उसके दोनों दरवाजे भी टूट गए थे। आदित्य को यह नजारा देखकर बहुत शौक लगा और मृणाली तो जैसे दीवार से टिक कर खड़ी हो गई थी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उसे समझ आ गया था कि वो बिल्कुल बेसुध हो गई है। तब आदित्य के मन में आया कि एक बार उसे सर्वशक्ति के फलों को चेक करना चाहिए। क्या पता अगर उनमें से एक फल भी बच गया होगा तो वो उसके काम आ जाएगा।
और यही बात सोचकर उसने मनाली को अपनी जगह खड़ा छोड़कर स्टेयर्स की तरफ जाने लगा। स्टेयर्स के 4-5 स्टेप्स टूट गए थे और उनमें क्रैक्स आ गए थे, इसलिए आदित्य ने जंप करके आसानी से उस पर जाने की कोशिश की। जब वो ऊपर पहुंच गया तो उसने कबर्ड खोलने की कोशिश की। कबर्ड पर लग रहे लोहे के हैंडल बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे और एक बार के लिए उसका हाथ चिपक गया था, इसलिए उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन आदित्य को पता था कि उसे खोलना ही पड़ेगा और फिर उसने हिम्मत करके दोनों दरवाजे एक साथ खींचे। कबर्ड के अंदर लटक रहे सारे सूट, कपड़े और सारा सामान जल चुका था, लेकिन आदित्य ने जिन कपड़ों में उन फलों को रखा था वो थोड़ा सही सलामत दिख रहा था। आदित्य को थोड़ी खुशी हुई और उसने उसे उठाया। अंदर 6 फल थे, लेकिन उसमें से 4 बहुत बुरी तरीके से जल चुके थे और उनका रस बाहर आ गया था। एक फल आधा जल गया था और वही एक फल जो सबसे नीचे था वो बिल्कुल सही सलामत था। आदित्य ने सोचा कि अब उसे अपनी पूरी लड़ाई एक फल के दम पर ही करनी है और वो उस कपड़े को लिए वैसे ही नीचे आ गया। जब वो नीचे आ गया तो उसने देखा कि मनाली अब दीवार के सहारे नहीं खड़ी हुई है, बल्कि सोफे पर बैठी है। अभी भी वो बिल्कुल बेसुध ही थी। वो भी निराश था, इसलिए जाकर उसके पास बैठ गया और फिर मनाली ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। आदित्य को समझ आ गया था कि वो जहां पर अपनी नई जिंदगी की अच्छी शुरुआत करने गया था, वहां पर अब सब जलकर राख होने लग गया है और शायद यही उसका अंत है। Thank you for learning. Let's ready for the next one.